वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम सीटेट 2014 के क्वेश्चन पेपर में। ये जो क्वेश्चन पेपर था वो 16 फरवरी 2014 में हुआ था। इसमें हम पेपर फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। मैथ्स पोर्शन को कवर किया जाएगा इस पेपर में। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि 2014 के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स किस पोर्शन से आई थी, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो आइए देखते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है यहाँ पर मैथ्स के लिए। ये आपका फरवरी 2014 का जो है क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 31 नंबर से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी वर्ग का परिमाप यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर है ये, और एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी हो जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है वर्ग का परिमाप जो कि 20 सेंटीमीटर है, और वर्ग की भुजा यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा निकालने के लिए यहाँ पर हम 4 से जो है डिवाइड कर देंगे 20 सेंटीमीटर को, क्योंकि 4 भुजाएं होंगी यहाँ पर। तो a बराबर 5 आ जाएगी, ये यानी कि भुजा जो है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और लंबाई इसकी दोगुनी थी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। 5 इसकी चौड़ाई है और 10 इसकी लंबाई है, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है 50 सेंटीमीटर का। तो ये 50 वर्ग सेंटीमीटर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्सा बी है यहाँ पर, जिसमें 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। तो इसमें आपको 2 आयताकार बक्से दिए गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए का आयतन बी के आयतन से कितने गुना है। तो सबसे पहले निकालेंगे बक्से ए का आयतन। ए का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंटू कर देंगे सब चीज़ें। तो यहाँ पर 5400 आंसर आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। देन बक्सा बी है यहाँ पर, उसका आयतन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर करेंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे यहाँ पे, जो आ जाता है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो है दोनों का आयतन निकालने के लिए रेशियो में रखेंगे और उनको जो है काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 5:1 आ जाता है। तो ए का जो आयतन है वो बी के आयतन का 5 गुना है, यानी कि आयताकार जो बक्सा ए है वो ज़्यादा बड़ा होगा, 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा आयताकार बक्से बी से। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपसे सही कथन नहीं है वो पूछा जा रहा है। कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है वही जो है आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 पर मीटर जो है चौड़ाई वाले क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मीटर जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, तो 100 सेंटीमीटर उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 जो है लंबाई यहाँ पे दी गई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 100 हो गया ये आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर 10 भुजा दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। देन नेक्स्ट आ जाता है बी पॉइंट, जिसमें 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर किया गया है 1.5 मीटर के। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उसका 1 मीटर में लिखने के लिए इसको 100 से जो है हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए जो है इसको लिखने के लिए 1.05 हो जाएगा। 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि हम इसे यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा मीटर में। फिर 0.40 का मतलब है 0.4। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो लगा है, संख्या के बाद जीरो लगा है,
तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं अगर यहाँ पर जो है 0 लगा होता। जैसे आप देखिए 0 जब भी जो है पॉइंट के बाद लगता है तुरंत बाद, तो इसके मायने हो जाते हैं। यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो इसके मायने होंगे, लेकिन अगर पॉइंट जो है संख्या के पीछे लगा है तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं। वो संख्या अगर हम लिखेंगे तब भी वो उतना ही होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो इनकरेक्ट ही ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा था, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 3/4 का मतलब हो जाएगा 0.75। तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें पूछा जा रहा है एक संतरे का मूल्य आपको बताया गया है 5.5 रुपया। तो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 5.50। उसके बाद 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये बताया गया है और 1.5 दर्जन संतरे जो हैं तथा 1 और 1/3 किलो सेब का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 18 जो है संतरे हो जाएंगे, उनका मूल्य बताना है। साथ में 1 सही 3/4 जो है सेब है, उनका मूल्य आपको बताना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्लस करके बतानी है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है। उसके बाद 1.5 दर्जन संतरे खरीदे गए हैं, तो इसको हम 18 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 संतरे आएंगे और आधा दर्जन इसमें और प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 और प्लस हो जाएंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। और 5.5 रुपये में थे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 99 आ जाएगा। 1 किलो सेब का मूल्य हमें 80 रुपये दिया गया है। 1 और 3/4 जो है सेब का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो 1 और 3/4 इस तरह से लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7/4 आ जाएगा। 7/4 इंटू 80 कर देंगे, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य हमें पहले से दिया गया था। इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 140। 140 जो है वो रुपीज़ कम में आ जाता है यहाँ पर। 140 के बाद में ये हमारा आ गया 1 और 3/4 सेब का मूल्य। अब हमसे पूछा था यहाँ पर संतरे और सेब दोनों को मिलाकर पूछा था, तो संतरे का मूल्य 99 आया था और 140 जो है सेब का मूल्य आ गया। इसको प्लस कर लेंगे तो 239 जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार बताया गया है कि गणित का शिक्षण जो है, मैथ्स की जो टीचिंग है वो हमेशा महत्वाकांक्षी सुसंगत में होनी चाहिए और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मतलब जो उनकी संगत है बच्चों की वो अच्छी होनी चाहिए, वो महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है महत्वाकांक्षी, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। गणित के संकीर्ण उद्देश्य के होने चाहिए, या अन्य विषयों के जोड़े के होने चाहिए, या फिर अनुप्रयोग के होने चाहिए, या गणित के उच्च उद्देश्य या लक्षण होने चाहिए। तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी शब्द से मतलब हो जाता है कि गणित के जो उद्देश्य हैं वो उच्च होने चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सेकंड क्लास में सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वस्तुओं के द्वारा जो है बताया जा रहा है यहाँ पर। तो संख्या के साथ युगलन की क्रियाकलाप द्वारा सिखाया जा रहा है ये बच्चों को। तो संख्या को हम युगल के द्वारा मतलब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली जो है बच्चों को यहाँ पर बता रहे हैं। इसके पश्चात जो टीचर हैं वो छात्रों से यह जांच करने के लिए कहते हैं कि वे यह देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रेयॉन की कुल संख्या सम है अथवा विषम। तो सबसे पहले टीचर ने कहा कि यहाँ पर वो रंग के जो डिब्बे हैं, क्रेयॉन कलर का जो डिब्बा है उसमें देखें कि संख्या कितनी है कलर्स की, वो सम में है या विषम में है। उसके बाद दूसरी बात जो कही गई है यहाँ पर टीचर के द्वारा, वो हो जाती है यहाँ पे कि उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी कि पेजों की जो संख्या है वो सम है या विषम है। इस तरह से प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर सम विषम का कॉन्सेप्ट टीचर के द्वारा सिखाया जा रहा है।
इसके बाद जो है क्रेयॉन पेजों की संख्या सम अथवा विषम ज्ञात करने के लिए यह कार्य ज्ञात करने का यह कार्य जो है वो किस में मदद करेगा, तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है। तो ये यहाँ पे पार्ट हो जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। हम बच्चों का मूल्यांकन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे और सीख सकें, मतलब सम और विषम के कॉन्सेप्ट को जो है सीख सकें, इसलिए यहाँ पर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आ जाता है जिसमें कक्षा सेकंड है, यानी कि सेकंड क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर, उनको घटाने के लिए सब्सट्रैक्शन का जो है रोल सिखाया जा रहा है। इसके लिए टीचर जो है श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से चित्र बनाती हैं यहाँ पर। तो बच्चों में जो है वो कहती है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये जो स्थान है वो फिल करने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को। तो ये करने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है टीचर का, वो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा चित्र बनाया गया है ब्लैक बोर्ड पर टीचर के द्वारा। ये जो चित्र है वो दिखा रहा है कि सेंटर में नंबर जो है वो 10 है, और यहाँ पे एक एरो में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा इसमें, देन 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो बताना है, फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस करेंगे 10 में तो कितना आएगा, उसके बाद 3 माइनस करेंगे 10 में तो कितना आएगा, 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। इस तरह से एक डायग्राम जो है श्यामपट्ट पे बनाया गया है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या है ये क्रियाकलाप कराने का। तो टीचर का उद्देश्य हो जाता है कि बच्चे संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल कर सकें, मजबूत कर सकें। इससे जो है बच्चे सीखेंगे कि 10 से जब हम कोई नंबर हटाते हैं तो कितना आता है, और 10 में जब कोई नंबर जोड़ते हैं तो कितना आता है। मतलब बच्चे इसमें जो है दोनों ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, और इसमें पूछा जा रहा है कि कुल कितने आयत हैं। तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, इस डायग्राम को दिखाकर क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य हमारा ये हो जाता है कि हम इसमें देख रहे हैं कि शिक्षार्थियों की क्या समझ है, मतलब हम उनकी अंडरस्टैंडिंग का जो है असेसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको नीचे कुछ जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। तो छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य आदि के संकेत दिए गए हों, या फिर सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर कि कोई सामूहिक परियोजना, कोई ग्रुप जो है प्लानिंग करते हैं हम, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों और स्कूलों के सदन प्रणाली के अनुसार विभाजित करते हैं, ताकि हर सदन का जो खेल है, कला है, संस्कृति है, शैक्षिक क्रियाकलाप है, वो जो है बच्चे को प्रतिभाशाली बना सकें। तो ये सबसे बेस्ट जो है एक्टिविटी होगी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बच्चों की जो लर्निंग है वो अपने पेयर ग्रुप में सबसे बेस्ट होती है। वहाँ पर जो है विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 40 नंबर पे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास थर्ड का ये जो है, क्लास थर्ड में गुणन की इकाई को अनुमोदित मूल संकल्पना है। क्लास थर्ड में जो है गुणन की इकाई आपसे पढ़ाई जा रही है, तो उसमें अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर हो जाता है कि गुणन के गुण, धर्म, कर्म गुण और समूह गुण को अनुमोदित करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, भिन्न की इकाई में शिक्षक ने जो है छात्रों से 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। तो यह प्रश्न संकेत करता है, यह प्रश्न हमें ये बताएगा कि बच्चों को ये जो भिन्न की जो है इकाइयों को 5 जो है भिन्नों की सूची बनाने के लिए दिया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बच्चों के निम्न स्तर को बताएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि किसी अभ्यास का प्रश्न है,
पी डैश क्यू और आर डैश एस रेखाखंड है, इनकी लंबाई मापिए। तो बच्चों ने यहाँ पे उत्तर किया कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से यह जो संकेत है वो कौन सी त्रुटि को दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये त्रुटि हो जाती है कि बच्चों को रेखाखंड का नाम ए बी याद रहता है, इसलिए बच्चा पी क्यू और आर एस जो है लंबाई नहीं कहता है, रेखाखंड नहीं कहता है। तो ये त्रुटि हो जाती है कि बच्चों को ए बी जो है लिखने की आदत हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र को वितरित किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसके बाद छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है। तो लास्ट में बच्चों से कहा जाता है कि क्रिकेट टीम में भारतीय जो खिलाड़ी हैं, इंडियन जो टीम है उसके स्कोर पढ़ें। इसके पश्चात उसने छात्रों को इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा है। अब बच्चे को कहा गया है कि वो ग्राफ में प्रदर्शित करें इन स्कोर्स को। तो शिक्षिका यहाँ पर क्या चाहती है, क्या प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर शिक्षिका का जो मोटिव हो जाता है वो होता है कि छात्रों को वास्तविक जीवन उसने पहले जो है बच्चों को न्यूज़पेपर दिया, उसमें जो है भारतीय खिलाड़ियों के स्कोर देखने को कहा है। फिर उसके बाद वो गणितीय संकल्पनाओं यानी कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उससे जो है संबंध स्थापित करती है। यहाँ पर उसको सहायता प्रदान हो रही है इसके लिए, कोलैबोरेशन के लिए, कि बच्चे जो है रियल लाइफ से सीखें, यहाँ पर स्कोर देखकर तब वो जो है ग्राफ बनाना सीखें। तो ये एक गणित की संकल्पना है और वास्तविक जीवन से जोड़कर तब शिक्षिका उन्हें ये कॉन्सेप्ट जो है डिलीवर करती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कक्षा 4 के जो छात्र हैं वो शब्द समस्या यहाँ पे दी गई है कि मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली से मुंबई में 127 बस स्टॉप अधिक हैं। तो यहाँ पर मुंबई में 336 बताए गए हैं और दिल्ली में जो है मुंबई से 127 बस स्टॉप ज़्यादा हैं। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं वो आपको बताने हैं। छात्रों ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस तरह से लिखा है, जैसे कि मुंबई में उन्होंने बताया कि 336 मुंबई में है बस स्टॉप, और उसके बाद 336 और दूसरा वहाँ पे उन्होंने बॉक्स बना दिया जिसमें उन्होंने 127 जो है बस स्टॉप दिखा दिए, ये दिल्ली के हैं। दिल्ली में कुल कितने जो है हैं, तो 336 और 127 को प्लस किया गया तो 466, यहाँ 463 जो है बस स्टॉप दिल्ली के हो गए। शिक्षक इस जो है छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पर बच्चों ने इस तरह से जो प्रदर्शन किया है, जो हल किया है क्वेश्चन को, उसके बारे में शिक्षक यहाँ पर कहेंगे कि छात्र जो है समस्या को पहले समझते हैं, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, बॉक्सेस के थ्रू जो है उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। तो वहाँ पे पहले सबसे पहले बच्चे ने समझा, उसके बाद उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है बच्चे ने अच्छे तरीके से, और फिर जो है उस समस्या को हल करने की योग्यता रखता है वो। तो ये जो है प्रशंसनीय कार्य हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से ये जो संख्याएं दी गई हैं उनको बच्चे से पढ़ने के लिए कहा गया। तो बच्चे ने पढ़ा 36, मतलब बच्चा जो है अलग अलग पढ़ता है। 306 अगर लिखा है तो बच्चा उसको 30 को पहले पढ़ रहा है, फिर 6 को अलग पढ़ रहा है। फिर उसने दो संख्याओं को पढ़ा 40 और 8। 408 लिखा है तो बच्चे ने पढ़ा यहाँ पर 40 और 8 अलग अलग करके पढ़ा। फिर 4008 लिखा है तो बच्चा 408 पढ़ रहा है। 4010 लिखा है तो बच्चा 40 और 10 पढ़ रहा है उस चीज़ को। तो यह जो पढ़ने की त्रुटि है इसका कारण क्या है यहाँ पर। तो बच्चा यहाँ पर शब्दों के जो है स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ रहा है। बच्चा जो है यहाँ पर जो हर एक नंबर है उसके जो है प्लेस वैल्यू को, संकल्पना को, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। इसकी वजह से वो केवल जो है 2 अंकीय संख्याओं को ही पढ़ना उसे आसान लग रहा है। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जब बच्चे नहीं समझते हैं तो वो अलग अलग जो है नंबर्स को पढ़ेंगे। ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्लास 4th में हमें समय का मूल्यांकन करना है तो इसके लिए जो है क्या करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, केवल
सदृश्य घड़ी में समय पढ़ना सिखाएंगे, तो केवल यहाँ पर लग गया, तो ये रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में भी केवल लगा है और डी ऑप्शन में भी यहाँ पर केवल लगा है, तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। देन ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो भी रॉन्ग है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना बताएंगे। पहले हम जो है अंकीय घड़ी पर, फिर उसके बाद जो सदृश्य घड़ी है मतलब घड़ी दिखाकर तब समय पढ़ना बताएंगे बच्चों को। आधा घंटा अधिक बताएंगे और चौथाई घंटा अधिक, उसके बाद चौथाई घंटा कम, एएम पीएम, ये सारी संकल्पना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को, मिनट और सेकंड, इन सारे संबंध को बताएंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एनसीएफ से। तो एनसीएफ के लिए जो है एनसीएफ 2005 जो है गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की जो लंबी आकृतियां होंगी एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया गया कि वो हमेशा एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करते हैं जब हमारी आकृति जो है बड़ी होती है तब। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 5+3 जिसमें दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा प्रश्न उत्तर प्रश्न का जो है पदरूपी मुक्त रूप उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पर फ्री जो है आंसर कौन सा होगा, ये आपको 4 कंडीशन दी गई हैं, वो आपको उत्तर बताना है कि कौन सा मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो ये तो लिमिटेड क्वेश्चन हो गया। 5+3 कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। 5 में क्या जोड़ें ताकि 8 प्राप्त हो, तो ये भी जो है मुक्त प्रश्न उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि 5 में क्या जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, तो 3 जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका योग 8 होगा। तो पहली संख्या ये हो गई, 4+4 करेंगे तब भी हमको 8 प्राप्त होगा, 6+2 करेंगे तब भी हमको 8 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसके कई सारे आंसर हो गए, हमें कई सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें हम 2 संख्याएं प्लस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो ये मुक्त आंसर जो है क्वेश्चन है, इसमें मुक्त उत्तर का प्रश्न हो जाता है, इसमें कई सारे हमको आंसर मिल जाएंगे। देन डी है यहाँ पर कि 5 और 3 का योग क्या होगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, इसको हम तुरंत बता देंगे। तो ये मुक्त आंसर नहीं है। मुक्त आंसर का मतलब है कि जिस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स हों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। तो फरहान ने लाइब्रेरी में जाकर ये देखा कि जो स्टोरी का सेशन है उसमें 100 जो है बुक्स पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है और 219 पुस्तकें जो है अलमारी में रखी हुई हैं। 132 पुस्तकें यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं और पुस्तकालय में कुल कितनी जो है पुस्तकें हैं ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्यांकन को बढ़ा सकता है। शिक्षक यहाँ पर इस प्रश्न के द्वारा जो है पुस्तकों की देखभाल करने के लिए जो है मूल्य सिखा सकते हैं बच्चों को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बताया गया है, एक नंबर आपको दिया गया है 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा जा रहा है। स्थानीय मान वे मान होते हैं जहाँ पे संख्या है वो जो है उतने जीरो हम लगा देंगे। तो 3 नंबर पे यहाँ पे संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 जो है वो 3rd नंबर पे आता है, तो इसके पीछे 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो हम लगा देंगे यहाँ पे, तो 500 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू इसको कहते हैं। और इसके बाद जो है 6 यहाँ पर 1 नंबर के बाद है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे 60 हो जाता है, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30,000। 30,000 जो हमें मिला है ये हमारा आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें आपको एक नंबर दिया गया है, 43 से इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कर लेंगे और इसमें जो है आंसर क्या आएगा वो आपको भागफल बताना है। तो आंसर यहाँ पे आ जाता है 70007। इसके लिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि गुणनफल
इतने और इतने में क्या घटाया जाए, तो 3001 में इंटू करना है हमें 101 का। तो इसमें क्या हम ऐसा माइनस करें जो हमें ये प्राप्त हो। तो 300311 ये हमें प्राप्त करना है। इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे कि इन दोनों गुणनफलों को जो है आपस में गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे x। मान लिया कि यहाँ पे x माइनस किया जा रहा है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे जो हम रखेंगे, इनको जब हम इंटू करेंगे तो ये सेम संख्या यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद इस नंबर को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर x जो है इधर चला जाता है, x जो है इधर चला जाता है और ये संख्या जो है इधर आ जाएगी, तो वो माइनस में हो जाएगी, ये देखिए। और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन सबको, तो 2790 हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिसमें आपको पूछा गया है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सरगुणज, सबसे छोटा सरगुणज का मतलब हो जाता है एलसीएम। और उसके बाद 18 और 45 का सबसे बड़ा सरगुणन पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ा जो सरगुणन हो जाता है गुणनखंड, वो हो जाता है एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है वो नंबर जो है खुद हो जाएगा, वो संख्या जितने बड़ी संख्या से कटती है उसको हम जो है एचसीएफ कहते हैं। इसको हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं और एलसीएम को लोअर कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 36 और 60 का सरगुणज निकालने के लिए इनके हम गुणनखंड निकालते हैं, जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। और ये इसको जो है इंटू कर लेंगे आपस में, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद 18 और 45 का जो है सबसे बड़ा सरगुणनखंड निकालने के लिए इसमें जो है हम एलसीएम निकालते हैं पहले। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो है ये 3 और 3 दो इसके गुणनखंड आए, जो दो ये गुणनखंड आए हैं यही इसको इंटू कर लेंगे, तो वो जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा एचसीएफ। इस तरह से यहाँ पर जो है एचसीएफ आ गया इसका। एचसीएफ इसका जो है 9 आ जाएगा इंटू करने के बाद यहाँ पे। एचसीएफ जब 9 आ गया तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था इसका भाग, डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 180 है, 180 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। उसके बाद एचसीएफ 9 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब हो जाता है, दहाई का मतलब है कि यहाँ पर एक ज़ीरो हम और लगा देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस करना है हमें 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा का मतलब है कि यहाँ पर 2 ज़ीरो लगेंगे। उसके बाद 12 इकाई है, यहाँ पर 12 इकाई का मतलब हो जाता है, इकाई का मतलब है एक, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। इसको प्लस कर लेते हैं हम, तो 2 1 2 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1212। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 3488 को 12 से भाग देना है, शेषफल जो प्राप्त होगा। और इसके बाद 32478 को भाग देना है 11 से। इन शेषफलों का हमें अंतर बताना है। तो इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे हम, फिर शेषफल को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है शेषफल निकालेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें शेषफल 8 प्राप्त हुआ। फिर 11 वाले नंबर को जो है डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जिसमें शेषफल हमें 27 प्राप्त होता है। इन दोनों को माइनस कर लेंगे यहाँ पे, इसमें शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। तो 8 को जो है 3 से माइनस करेंगे, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर है ये। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन पी पर पहुँचती है 8:18 पर एएम पर, और वो जो है चलकर क्यू पर पहुँचती है उसी दिन जो है 10:28 पीएम पर। तो इसमें जो है क्यू तक पहुँचने पर कितने टाइम लगा है। तो आप इससे जो है 8:18 से 10:28 तक का टाइम जो है निकाल लेंगे माइनस करके, तो ये आ जाएगा 14 घंटे 10 मिनट पर जो है क्यू पर पहुंचती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है,
शेष भाग जो है 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक जो पिज्ज़ा है वो 1/4 होता है और उसमें से शेष जो है रेनू ने खाया है 1/4 भाग, उसमें से शेष कितना बचा तो 1 से माइनस कर देंगे 1/4 को, तो 3/4 जो है इसमें बच गया है। 3/4 को बांटा गया है 12 बच्चों में बराबर भागों में, तो इसको हम 3/4 को इंटू कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमको मिल जाएगा। तो ये मिलता है हमारा जो है 1/16 भाग। 1/16 भाग जो है उसको 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर होगी? तो 6 घंटों में पहले हम सेकंड की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 6 घंटे में जो है 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, इसको इंटू करेंगे तो 21,600 सेकंड आ जाएंगे ये। उसके बाद एक दिन में मिनटों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट से इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1440 आ जाएगा यहाँ पे। देन 15 दिनों में ये हमसे मिनटों की संख्या पूछा गया है, तो 1440 को इंटू करेंगे हम 15 से, तो ये जो है बराबर हो जाएगा 21,600 के। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है 15 दिनों में जो है 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या और मिनटों की संख्या जो है बराबर होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं मैथ्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।